हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम चलते हैं क्लास 12th के अनसॉल्व्ड पेपर फर्स्ट में वीडियो नंबर 3 में देखेंगे पॉइंट 4 से। तो देखिए क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 4 के का में। क्वेश्चन नंबर 4 का का है, विलयन को परिभाषित कीजिए। किसी विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, समझाइए। अब 4 में क्या कहा है, 4 के का में है विलयन को परिभाषित कीजिए। तो विलयन को परिभाषित कीजिए। विलयन कितने प्रकार के सांद्रता से व्यक्त किए जा सकते हैं, इसको समझाने को कहा है। तो विलयन यानी सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, देखिए। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी विलयन मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो विलयन क्या है? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी कि विलयन जो होता है इसमें 2 घटक घुले होंगे। जो विलयन होता है, विलयन मुख्यतः 2 घटक होते हैं। 2 घटक होते हैं। विलयन के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। नंबर 1 विलेय सॉल्यूट और सेकंड है विलायक सॉल्वेंट। दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। तो विलयन जो होता है ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होता है। यानी कि इसका जो संगठन होता है ये प्रत्येक स्थान पर क्या होता है? सेम होता है। जैसे ये विलयन है। विलयन किस किस का बनता है? विलयन नमक पानी, चीनी पानी से ये चीनी हो गया और क्या हो गया? जल हो गया। चीनी और जल का जो घोल है, जब इसको घोला जाएगा तो चीनी इसमें क्या होगा? प्रत्येक स्थान पर समान रूप से घुलता है। क्या होता है? प्रत्येक स्थान पर समान रूप से घुलता है। अब चाहे इसके ऊपर की सांद्रता को देखेंगे वो भी सेम रहेगा, चाहे इसके मध्य के सांद्रता को देखेंगे तो वो भी चीनी और पानी का घोल जो होगा वो एक सेम अनुपात में रहेगा। और इसके चाहे हम निचले भाग का देखेंगे तो विलयन जो होता है वो चाहे ऊपर का, चाहे मध्य का हो, चाहे अगर वो एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुला हुआ है तो क्या होता है? प्रत्येक स्थान पर एक समान रूप से मीठा होता है। तो यानी कि जो विलयन के संगठन होते हैं, जो अवयव घुले होते हैं एक दूसरे में, वो एक रूप से एक दूसरे में संपूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। तो ऐसे ही पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जिसमें विलायक में क्या होता है? पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है, उसी को हम विलयन कहते हैं। और विलयन के 2 घटक, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। अब विलेय क्या है इसको हम देखेंगे। विलेय क्या है? सॉल्यूट क्या है कि विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है, विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसी को हम क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। और दूसरा है सेकंड विलायक। विलायक क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है कि विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है
अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। देखो इसे विलयन लिया गया है। अब इस विलयन में जैसे चीनी हम ले लें 50 ग्राम, चीनी क्या कहिए 50 ग्राम ले लिए, और जल 1 लीटर ले लिए, जल 1 लीटर ले लिए। अब 1 लीटर में 50 ग्राम चीनी घोली जाएगी, तो किसकी मात्रा कम है? चीनी को पानी में घोला जाता है तो किसकी मात्रा कम है? कौन घुल जाएगा ये देखना होता है। जो घुल जाता है वही क्या होता है? विलेय होता है। और जिसमें घुल जाता है, जो अपने में घुला लेता है, उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड जो होता है वही सदैव विलायक होता है। तो देखिए 50 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में कौन ज़्यादा है? पानी ज़्यादा है तो विलायक हुआ, और चीनी कम है तो विलेय। लेकिन अगर इसी स्थान पर अगर चीनी 50 किग्रा ले लिया जाए, चीनी 50 किग्रा कर दिया जाए और जल को 5 लीटर कर दिया जाए, पानी 5 लीटर ले लिया जाए और क्या किया जाए? चीनी को 50 किग्रा कर दिया जाए, तो इसमें विलेय कौन होगा और विलायक कौन होगा? तो इस कंडीशन में जो चीनी है, चीनी की मात्रा अधिक है, कितना है? 50 किग्रा, और पानी की मात्रा कितनी है? पानी की मात्रा 5 लीटर। तो बताओ चीनी पानी में घुल जाएगी कि पानी चीनी में घुलेगा? जो पानी है वो चीनी में क्या हो जाएगा? विलीन हो जाएगा, उसमें समाहित हो जाएगा। अब इस कंडीशन में पानी क्या है? पानी विलेय है लेकिन चीनी विलायक है। तो इससे ये जरूरी नहीं, तो हम देखेंगे विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होगी वही क्या होगा? विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वही विलेय होगा। तो ये है विलयन। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि विलयन जो होता है वो सांद्रता कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो ये विलयन की जो सांद्रताएं होती हैं वो कितने प्रकार से व्यक्त की जाती हैं वही हमको देखना है। तो देखिए विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। अब विलयन की सांद्रता क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। विलयन की जो सांद्रता है, विलयन की सांद्रता निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। विलयन की सांद्रता निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। विलयन की सांद्रता निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। नंबर 1 द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा। नंबर 2 आयतन प्रतिशत के द्वारा। नंबर 3 द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के द्वारा। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के द्वारा। तो विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। इसके बाद अगला है मोलरता के द्वारा। नंबर अगला 5वां मोललता के द्वारा। मोलभिन्न के द्वारा। फिर नॉर्मलता के द्वारा। फार्मलता। अगला 8वां फार्मलता के द्वारा। तो अब इन सभी प्रकार से विलयन की सांद्रता को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है कि विलयन में उपस्थित विलेय की कुल मात्रा ही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन में उपस्थित विलेय की
कुल मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। जैसे अब कहा जाए कि ये 50 ग्राम चीनी जो है अगर 5 लीटर विलयन में घुली हुई है तो ये 50 ग्राम जो है इस 5 लीटर विलयन की क्या है, सांद्रता है। तो विलयन में उपस्थित विलय की कुल मात्रा ही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब अगर यही 100 ग्राम कर दिया जाए, यही अगर 100 ग्राम कर दिया जाए तो इस विलयन में उपस्थित विलय की जो 100 ग्राम ये मात्रा है इसकी सांद्रता हो जाएगी। तो कोई भी अगर 1 किग्रा दिया गया चीनी, 1 किग्रा अगर चीनी हो, विलय हो, तो 1 किग्रा इसकी क्या हो जाएगी, सांद्रता हो जाएगी। तो विलय की जितनी भी मात्रा उपस्थित रहेगी वही उसकी सांद्रता होती है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या दिया है कि किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। किसी विद्युत अपघट्ट की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए और सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। उत्तर लिखिए। उत्तर चालकता कंडक्टिविटी चालकता। तो चालकता क्या है, देखिए किसी विद्युत अपघट्य विलयन के प्रतिरोध, किसी विद्युत अपघट्य विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विलयन की चालकता या विद्युत अपघट्य चालकता कहते हैं। तो क्या है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विलयन की चालकता या विद्युत अपघट्य चालकता कहते हैं। इसको हम चालकता या विद्युत अपघट्य चालकता दोनों भी कहते हैं। इसे कप्पा द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक सीमेंस प्रति मीटर होता है। इसे ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या मोह प्रति मीटर भी कहा जाता है। तो जो चालकता है इसको इस्तेमाल के यानी कप्पा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो सीमेंस प्रति मीटर होता है। तो इसे ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, चूंकि जो सीमेंस होता है, सीमेंस बराबर होता है ओम इनवर्स होता है। जो सीमेंस होता है वह ओम इनवर्स के बराबर होता है, यानी कि यस बराबर सीमेंस यस बराबर ओम इनवर्स इसके बराबर होता है। जो सीमेंस होता है ओम इनवर्स के बराबर होता है। इसलिए हम सीमेंस प्रति मीटर को ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या मोह प्रति मीटर भी लिख सकते हैं। बात है सेकंड, मोलर चालकता। मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर चालकता क्या है, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता तथा विलयन की सांद्रता
विलयन की सांद्रता के अनुपात को मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता कहते हैं। इसे कप्पा बाई सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कप्पा बाई सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका यसाई मात्रक सीमेंस वर्ग मीटर प्रति मोल होता है। प्रति मोल, या हम इसको लिख सकते हैं सीमेंस के स्थान पर ओम इनवर्स वर्ग मीटर मोल इनवर्स होता है। तो मोलर चालकता की जो मात्रक है वो सीमेंस वर्ग मीटर प्रति मोल या फिर ओम इनवर्स वर्ग मीटर मोल इनवर्स होता है। अब ऊपर का आप लिख लीजिए। इसके बाद हम इसमें देख लेते हैं कि सांद्रता के साथ बदलाव, जो चालकता और मोलर चालकता है, इसकी सांद्रता के साथ क्या बदलाव होता है उसको हम देख लेते हैं। सांद्रता के साथ बदलाव, चेंजिंग ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। तो सांद्रता के साथ चालकता और मोलर चालकता में क्या बदलाव होता है, देखिए। सांद्रता या तनुता के साथ साथ विलयन में आयनों की संख्या और आयनिक गतिशीलता में बदलाव होता है। इसलिए सांद्रता बढ़ाने या घटाने पर विलयन की चालकता और मोलर चालकता बदलाव होता है। सांद्रता या तनुता के साथ साथ विलयन में जब आयनों की संख्या और आयनिक गतिशीलता में बदलाव होता रहता है तो इसके सांद्रता बढ़ाने या घटाने पर भी विलयन की चालकता और मोलर चालकता में क्या होता है, बदलाव होता है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन कहा है प्रथम कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल प्रति लीटर से 0.4 मोल प्रति लीटर होने में 5 मिनट का समय लगता है। प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, पहले प्रथम कोट की अभिक्रिया को परिभाषित करने के लिए कहा है। इसके बाद 0.6 मोल प्रति लीटर विलयन दिया है और वह 0.4 मोल प्रति लीटर विलयन होने में 5 मिनट का समय लगता है। और प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल प्रति लीटर होने में कितना समय लगेगा। तो उत्तर लिखिए। उत्तर चौथे का गा, 4 का गा है उत्तर। हेडिंग बनाइए प्रथम कोट की अभिक्रिया। प्रथम कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की केवल एक सांद्रता, अभिकारक की केवल
एक सांद्रता पर निर्भर करती है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। देखो, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की केवल एक सांद्रता पर निर्भर करती है। तो जो अभिक्रिया की सांद्रता होगी वो केवल एक होगी, तो तब क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। इस अभिक्रिया की कोटि सदैव एक होती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है वह सदैव एक होती है, इसकी जो सांद्रता होती है वो सदैव एक होती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र जो होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र के बराबर 2.303 बटे log a/a माइनस x बेस टू द 10 पर। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र होता है के बराबर 2.303 बटे t log a/a माइनस x बेस टू द 10 पर, जहाँ a प्रारंभिक सांद्रता, जहाँ a क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, x अभिकारक की वह मात्रा जो t समय पश्चात उत्पाद में परिवर्तित हो चुकी हो। a माइनस x t समय पश्चात अभिकारक की बची हुई मात्रा के क्या है, कोटि है। ए जो है वो टी समय है, और ए जो है ए प्रारंभिक सांद्रता दिया है, और यक्स जो है वो अभिकारक जो दिया जाता है उसकी टी समय पश्चात जो समय दी जाती है, टी समय पश्चात परिवर्तन दर होता है, उत्पाद में परिवर्तित समय दर होता है। और ए माइनस यक्स जो होता है वो टी समय पश्चात अभिकारक से उत्पाद में बनने के बाद जो मात्रा अभिकारक की बचती है वो ए माइनस यक्स होती है। तो अब इसके बाद यही क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी से इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया है। देखिए क्या क्या दिया है। दिया है ए बराबर 0.6 मोल प्रति लीटर इनवर्स या मोल प्रति लीटर, और ए माइनस यक्स बराबर दिया है 0.4 मोल लीटर इनवर्स यानी मोल प्रति लीटर, और टी बराबर 5 मिनट दिया है, 5 मिनट। तो जो प्रारंभिक अभिकारक है वो 5 मिनट में यानी कि 0.4 मोल प्रति लीटर से अभिकारक 5 मिनट में 0.4 मोल प्रति लीटर हो जाता है। इसके बाद फिर क्या कहा है कि प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल प्रति लीटर होने में कितना समय लगेगा। तो इसके बाद 0.3 मोल प्रति लीटर होने में कितना समय लगेगा। तो पहले हम जो दिया गया है इसको निकाल लेते हैं। तो अब इतना मान दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, अभिक्रिया की कोटि के लिए इस पर मान रखेंगे। तो अब इसका मान इस पर रखेंगे, तो इसलिए के बराबर क्या होगा, 2.3
303/t, टी कितना दिया 5 मिनट, और लाग ए का मान दिया है 0.6/0.4 बेस टू द 10 पर। तो यहाँ से इसमें इसका भाग करेंगे तो 0 के बराबर 0.5 चौक 20, 3 5 छक 30, 0.6। अब ये इतने का मान इंटू लाग, ये इतने का मान होगा। अब लाग ये हो जाएगा 0, यहाँ से दशमलव एक अंक पे है तो हटा दीजिए, 6/4 हो जाएगा, और बेस टू द 10 पर। अब इतने का जो मान होगा तो अब यहाँ से के बराबर जो हो जाएगा इसका मान रख देंगे डायरेक्ट, तो आ जाएगा 0.081 मिनट इनवर्स। तो ये के का मान निकला कितना 0.01881 मिनट इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, ये तो जो दिया गया मान था, ए का मान इतना दिया, a - x का मान इतना और t का मान इतना दिया, तो इस वैल्यू पर हम पुटअप किए तो ये हमको मान मिला। तो अब इसमें क्या कहा है कि जो प्रारंभिक सांद्रता है, अब प्रारंभिक सांद्रता यानी a बराबर 0.6 मोल प्रति लीटर से 0.a - x यानी 0.3 कितना दिया है क्वेश्चन में कि 0.3 मोल प्रति लीटर होने में कितना समय लगेगा, इसमें टी का मान पूछ लिया। तो पहले तो दे दिया था पूरा, लेकिन अब पूछ लिया कि इतना होने में कितना समय लगेगा। तो अब यहीं से देखिए, तो अब इसका मान पुनः हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में रखेंगे, इस सवाल में। तो देखिए यहीं देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए के बराबर 2.303/t लाग ए का मान कितना दिया है 0.6/a - x 0.3 बेस टू द 10 पर। यहाँ के का भी मान दे रखा है, के का मान हमने वहाँ निकाला, कितना आया है 0.081। तो मान रखो। तो देखिए अब इसको हम हल करेंगे, तो टी को इधर कर देते हैं, तो टी बराबर हो जाएगा 2.303/0.081 इंटू लाग, देखो 1 3 के 3 3 दूनी 6, तो ये 3 दूनी 6 2 आ जाएगा, यानी लाग 2 बेस टू द 10 पर। अब यहाँ से टी बराबर हो जाएगा, इस देखिए दशमलव इसमें 3 अंक, तो दशमलव कैंसिल कर देंगे, 2303/81 हो जाएगा। और लाग 2 का मान होता है 0.3010 इतना होता है। तो देखिए अब ये कटेगा, तो काट दीजिए, इसका इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा 28.473 इंटू 0.3010, तो टी बराबर हो जाएगा 8.558 मिनट। तो ये टी का मान आ गया, यही आंसर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब 4 का घात दिया है कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए। कारण सहित स्पष्ट करने को कहा है कि यह भी 2+ अपचायक है, जबकि Mn2+ एकाक्षी कारक है। और दूसरा क्या कहा है, दूसरा स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है, जबकि जिंक नहीं। तो ये तीसरा भी दिया है कि संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इन सबको कारण सहित बताना है। तो लिखिए उत्तर
4 का घात। उत्तर Fe2+ अपचायक। Fe2+ एक अपचायक है। Fe2+ एक अपचायक है क्योंकि इसे आसानी से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। ऑक्सीकृत किया जा सकता है Fe2+ में 3D कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन खो देता है और स्थिर 3D5 विन्यास प्राप्त करता है जबकि Mn2+ ऑक्सीकारक। Mn2+ क्या है? ऑक्सीकारक है। Mn2+ यौगिक अपनी 3D अवस्था के लिए ऑक्सीकारक के प्रति Fe2+ से अधिक अस्थायी होते हैं। 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3D5 है जो अर्धपूर्ण भरित होते हैं। तो ये पहला का था कि Fe2+ जो होता है अपचायक होता है और Mn2+ एक ऑक्सीकारक होता है। तो रीजन यही है कि जो Fe2+ होता है यानी फेरस के अंतिम कोष में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D6 होता है जबकि Mn2 के अंतिम कोष में 3D5 होता है। ये आर्गन 3D6 और ये आर्गन 3D5 होता है। तो ये अस्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग देता है। एक इलेक्ट्रॉन रिप्लेसमेंट कर देता है, त्याग देता है, जिसके कारण इसके अंतिम कोष में 3D5 बचता है और ये अब अस्थायी हो जाता है। लेकिन इसके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन ही बचे हुए हैं जो अर्धपूर्ण भरित होने के लिए अधिक अस्थायी है, इसलिए अपने कोष से अंतिम कोष से इलेक्ट्रॉन को नहीं त्यागता है और इसीलिए जो Mn2+ है यह एक ऑक्सीकारक होता है और जो Fe होता है 2+ ये एक अपचायक होता है। तो इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहा है? दूसरा पॉइंट है सेकंड पॉइंट कहा है स्कैंडियम Sc एक संक्रमण तत्व है। एक संक्रमण तत्व है जबकि Sc जो है यह एक संक्रमण तत्व है स्कैंडियम, जबकि जिंक नहीं है क्योंकि ये जो स्कैंडियम होता है यह एक संक्रमण तत्व होता है लेकिन जिंक नहीं होता है क्योंकि स्कैंडियम के मूल अवस्था में अपूर्ण होता है। 3D कक्षक अपूर्ण होता है जबकि जिंक
में मूल अवस्था और उत्तेजित अवस्था दोनों में ही 3D कक्षक पूर्ण भरित होता है। तो स्कैंडियम जो होता है, स्कैंडियम के अंतिम कोष में स्कैंडियम जो होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो आर्गन 4s2 और 3d1 होता है। जबकि जिंक जो होता है, जिंक के अंतिम कोष में 4s2 और 3d10। ये उत्तेजित अवस्था और एक्साइटेड अवस्था दोनों ही कंडीशन में ये जो होता है ये पूर्ण भरित होता है, फुल फिल्ड होता है। लेकिन स्कैंडियम के अंतिम कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये अनपेयर्ड होता है। इसलिए जो स्कैंडियम होता है यह एक संक्रमण तत्व होता है। जितने भी डी ब्लॉक के तत्व अनपेयर्ड होते हैं वो सबके सब संक्रमण तत्व होते हैं, जबकि ये जिनके फुलफिल्ड होते हैं अर्धकक्षक वो क्या होते हैं, संक्रमण नहीं होते हैं। तो ऐसे तत्व जो फुलफिल्ड होते हैं उनका कक्षक पूर्ण रूप से भरित होता है, वो संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, संक्रमण तत्व दर्शाते हैं। तो इसलिए स्कैंडियम जो होता है यह एक संक्रमण तत्व होता है और जिंक संक्रमण तत्व नहीं होता है, क्योंकि स्कैंडियम के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अनपेयर्ड। और ये जो मूल अवस्था होता है, मूल अवस्था में इसके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, संक्रमण तत्व होता है। और जिंक के चाहे उत्तेजित अवस्था हो, एक्साइटेड स्टेट, चाहे ग्राउंड स्टेट, चाहे मूल अवस्था हो, चाहे उत्तेजित अवस्था हो, दोनों ही अवस्थाओं में ये क्या पाया जाता है, फुलफिल्ड पाया जाता है। इसलिए ये संक्रमण तत्व को नहीं दर्शाता है। तो इसके बाद तीसरा पॉइंट कहा है कि संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो लिखिए, संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्योंकि इनमें परिवर्ती संयोजकता होती है। इनमें ऑक्सीकरण अवस्था बदलने की क्षमता होती है। इसमें ऑक्सीकरण अवस्था बदलने की क्षमता होती है। पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे ये अपनी सतह पर अभिकारकों को अधिशोषित कर लेते हैं। तो ये है संक्रमण धातुएं और उनके यौगिकों के उत्प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस बात यहीं तक, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।